नाविल मुहे पिया मिलन की आस, कलम अज़ हुमा वकास। सुबह जब आंख खुली तो अभी मिलगजा सा अंधेरा था और अलीदान भी दरख्त से टेक लगाए सो रहा था। असफरियन ने बगौर इसे देखा और तसल्ली की कि वो सो रहा है या वैसे ही आंखें मोने लेता है, पर वो बेसुध गहरी नींद में था। यही अच्छा मौका था। पास पड़ी बोतल को कंधे से लटकाया, रस्सी को उठाकर दरख्त के तने से बांधा और लटक कर नीचे उतरी। उस तरह उतरने का काम अब वो इतनी बार कर चुकी थी कि अब खुद बआसानी उतर सकती थी। बड़े से दरख्त को देखकर उसकी तरफ बड़ी दरख्त की अट से बाहर आकर चूर सी नजर अलीदान पर डाली। शुक्र का सांस लेते हुए सीने पर हाथ रखा। वो उठा नहीं था। हल्की हल्की रोशनी फैल थी। चिड़ियों की चाचाने की आवाज़ें थीं। आबशार से गिरते पानी की आवाज़, नदी के अंदर मौजूद बहते पानी की आवाज़। अल्लाह कितना हुसैन था। सब एक लम्हे को तो वो सब कुछ भूल चुकी थी कि वो यहाँ क्यों और कैसे मौजूद है। बस वो थी और ये खूबसूरत कुदरती मंजर इंसानों की पहुँच से दूर, साफ शफाफ। वो गहरे गहरे सांस लेते हुए मुस्करा रही थी और फिर बाजू हुआ में खोल कर वो धीरे से घूम रही थी। ऐसा लग रहा था सारा मंजर इसके साथ रक्स कर रहा हो। पर अचानक अलीदान की वहां की मौजूदगी का ख्याल आते ही खजिल सी होती हो रुकी। वो तो जैसे आज पुरसुकून था, इसीलिए भरपूर नींद ले रहा था। रस्सी का पिल खोल देने के बाद उनका इस पार आना नामुमकिन हो चुका था। मुस्करा कर गहरी नजरों से एरन मैन की तरफ देखा। सारे लम्हे जहन में घूंगी मीठी सी लहर थी जो दिल में उठी थी। लब धीरे से मुस्करा दिए। क्या सोच रही हूँ मैं, ये अचानक जहन के सवाल पर दिल को संभाला और सर पर चपत लगा। अलीदान से तवज्जो हटाकर फिर से नदी की तरफ देखा। वो उठा नहीं है तो क्यों ना बाल भी धो लूं। अचानक जहन में ख्याल उमड़ आने पर उसने हाथ बालों में फेरा। बाल मिट्टी और घास से अटे हुए थे, खुद से अजीब सी घन। इसके बाल इतने रेशमी थे कि कभी इसे हाथ फेरते हुए ऐसे महसूस नहीं हुआ था जैसे आज हो रहा था। और यही वजह थी कि वहाँ सियाफाम जब उसे गोद में अटे हुए था, इसी वक्त बालों में से छोटा सा कल्प बालों से फिसलकर पता नहीं कहाँ गिरा था। कैसे वाश करूं बालों को, तैराकी भी तो नहीं आती। कमर पर हाथ रखे पर सोच अंदाज में इर्द गिर्द देखा और फिर बहती आबशार पर नजर पड़ते ही नजर थम। कुछ पत्थर ऊपर को उभरे हुए थे जिन पर पाहे रखती वो आबशार के एक अतराफ में जा सकती थी और वहां खड़े होकर बआसानी बालों को धोया जा सकता था। हिम्मत जितनी ही थी जो गुर्स उतार कर एक तरफ रखे और आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों पर पाहे रखती वो आबशार की तरफ बढ़ रही थी। पत्थर पानी के लगातार बहने की वजह से बहुत ही फिसलन ज़दा हो चुके थे। एक पत्थर शायद ज्यादा फिसलन लिए हुए था। असफरियन ने जैसे ही इस पर पाहे रखा वो बुरी तरह डगमगा। बहुत कोशिश के बावजूद तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी पानी में जा गिरी जहाँ बहा भी तेज था। नदी के पानी में गिरी भी कुछ उस तरह के फौरी संभल भी ना सकी और पानी के साथ बहती ही चली। बड़ी मुश्किल से वो एक नोकीले से उभरे पत्थर को पकड़ने में कामयाब। ऊपर जैसे ही नीचे नजर पड़ी तो खौफ से आंखें और दिल फटने को आया। वो नदी के आखिरी दहाने पर पहुंची हुई थी जहां से नदी का पानी आबशार की सूरत में गहरी के में गिर रहा था और नीचे एक और नदी थी और उसकी टांगें और जिस्म अब नीचे लटक रहा था। सिर्फ हाथ ही इस नुकीले पत्थर को थामे हुए थे। बचा है प्लेस, बचा है अलीदान, नून नून नून। वो चीख रही थी। बहता पानी बुरी तरह आंखों और मुंह में जा रहा था। टांगों को जोर जोर से हुआ में मार रही थी और मुसलसल अलीदान के नाम को पुकार रही थी। वो बहती हुई काफी दूर आ चुकी थी, इसलिए आवाज देने में पूरी कुव्वत लगा रही थी, पर गिरते पानी के शोर में आवाज दब रही थी। अलीदान कहाँ है? अलीदान, अलीदान। हाथ की गिरफ्त कम होती जा रही थी। ओ मेरे खुदा, वो सो रहा है, नहीं उठेगा। दोनों हाथों से पत्थर को थामकर ऊपर होने की कोशिश की, पर पानी का बहा ऐसा करना नाकाम बना रहा था। दिल खौफ से कांप रहा था। लरजते दिल से झककर एक दफा फिर से नीचे देखा और फिर और कुव्वत से चीखी। इतनी हौलनाक चीख थी कुछ दूर पत्थर पर बैठा अजीब सा परिंदा डर कर उड़ा था। अब नहीं बच सकूंगी।
रोने जैसी सूरत बनाकर आसमान की तरफ देखा। बाजू अब जवाब देते जा रहे थे और हाथों की गिरफ्त बस छूटने ही वाली थी। जब उठा तो वो कहीं नहीं थी। अजीब सा एहसास हुआ। रस्सी को दरख्त से बंधा देखा कर ये अंदाजा तो लगा चुका था कि वो खुद उतर कर है कहीं पर। वो इतनी दूर कैसे जा सकती है? डरपोक सी तो है। पागलों की तरह आवाजें देता वो उसे इर्द गिर्द तलाश कर रहा था, पर वो कहीं नहीं थी। कहाँ जा सकती है? कोई जंगली जानवर तो नहीं उठाकर ले गया? जहन में वसवसे जन्म लेने लगे थे। अजीब तरीके से दिल परेशान हुआ था, गो कि वो उसकी कुछ नहीं लगती। साथ भी बस 2 दिन का था, पर इस वक्त ऐसा लग रहा था वो सब कुछ थी। इसका तड़प कर उसे फिर से आवाजें दी, पर कहीं से को आवाज नहीं। परेशानी से दोनों हाथों से सर को थामा। अचानक नजर उसके जोगुर्स पर पड़ी जो नदी के पास उतारे हुए थे। फिर तो वो पागलों की तरह नदी की तरफ भागा था। असफरियन असफरियन, अलीदान की आवाज कानों में पड़ते ही जैसे जीने की आस मिली थी। तड़प कर टांगों को हवा में चलाया और पत्थर पर हाथों की गिरफ्त मजबूत की। अलीदान, मुझे बचा ले, मैं गिर रही हूँ नीचे के। मैं पूरी कुव्वत से चीखते हुए पुकारा और फिर बार बार उसका नाम लिया। वो तैरता हुआ वहां पहुंचा था और अब पत्थर को थाम कर उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मजबूती से पकड़ कर रखें दूसरे हाथ से पत्थर को। एक हाथ मुझे दे। वो हवास बाख्ता सा लग रहा था। असफरियन ने एक हाथ से पत्थर पर गिरफ्त मजबूत की और दूसरा हाथ अलीदान की तरफ बढ़ाया। अलीदान ने जोर लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा। इसके जबड़े पूरी कुव्वत से एक दूसरे में पेवस्त थे और दिमाग और बाजू की रगें बाहर को उभर रही थी, क्योंकि इस वक्त वो न सिर्फ असफरियन को ऊपर खींच रहा था बल्कि अपने पैरों को भी पत्थर से उड़ाकर पानी के बहा में बहने से रोके हुए था। असफरियन के ऊपर आते ही वो इसे बगल में लिए पानी के बहा की मुखालिफ समत में तीर रहा था और इसमें भी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, जिसके बाइस चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि वो तो नीम बेहोश सी लग रही थी। नदी से बाहर लाकर उसे किनारे पर लेटा और खुद घुटनों के बिल बैठकर उसके पेट को दोनों हाथों की मदद से हल्का हल्का दबाया। सांस फूली हुई थी। वो होश में नहीं आ रही थी। झिझकते हुए इसके चेहरे पर झुका और हाथ की मदद से इसके लबों को खोलते हुए इसके सांसों को पाप से पानी खींचने की मुतरादिफ ऊपर को खींचा। वो थोड़ा सा ऊपर उठी और खांसी के साथ ही मुंह से पानी निकला और तेज सांस भी। अलीदान जल्दी से सीधा हुआ। असफरियन की आंखें खुली तो वो पानी में निचोड़ता उसके ऊपर झुका था। सारा मंजर फिर से आंखों में घूम गया और आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे थे और फिर वो बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। वो जो इसके होश पर आ जाने पर सिक का सांस ले रहा था, अब इसके तस्वीर बहाने पर जैसे जहन फटने लगा था। पागल लड़की, अगर मैं कुछ देर और ना पहुंच पाता। एकदम से इसे सामने लेटी लड़की पर बुरी तरह गुस्सा आया। चुप, बिल्कुल चुप, अकेली वहां पहुंची कैसे तुम? अलीदान ने गुर्राते हुए कहा। पेशानी पर बेतहाशा शिकन थे और आंखों में गुस्सा। अलीदान अचानक इतने गुस्से से गिर जा कि वो रोना भूलकर अब हैरान होती उसकी तरफ देख रही थी। कुछ अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो रहा था? वहां कब से तलाश कर रहा था, और अगर कुछ देर और ना आता मैं यहाँ तो अंदाजा भी है कहाँ होती तुम? अलीदान आपे से बाहर हो चुका था और अब तो वो इतने गुस्से में था कि आपको भूलकर उसे तुम कह रहा था और वो दम साधे इसको देख रही थी। आहिस्ता से उठकर बैठी, टांगों को समेटकर घुटनों पर सर रखा। मैं कौन सा जानबूझ कर गिरी थी? सहम कर गुस्से से भरे अलीदान की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और पेशानी पर बिल पड़े थे। बालों, शर्ट और पेंट से पानी निचोड़ रहा था। तुम अगर साथ न होती कब से निकल भी गया होता। मैं यहाँ से तुम्हारी वजह से फंसा हुआ हूँ। कभी तुम थक जाती हो, कभी तुम्हें पका कर खाना होता, कभी कुछ इज़्ज़त में फंस गया हूँ। वो उंगली का इशारा इसके सर की तरफ करते हुए तैश में बोले जा रहा था और शायद आज सारा गुब्बारा निकाल रहा था पिछले 2 दिन का। इतनी मुसीबत समझ रहा है ये मुझे, और मैं इसे यहाँ अपना सब कुछ समझ रही हूँ। दिल अजीब सी घुटन का शिकार हुआ। आधे घंटे से तलाश कर रहा हूँ। तुम्हें पागल समझ रखा है, बहुत अक्लमंद समझती हो खुद को, क्यों अकेली यहाँ तक? एक अलीदान का गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चीख रहा था उसके सर पर खड़ा।
खुद तो मर्द ज़ात है, धड़ल्ले से मेरे सामने शर्ट खोल कर नहा लेता है, जो दिल में आता है करता है, मैं लड़की हूँ क्या इतनी सी बात इसके जहन में नहीं आ रही, मेरे खुद के ज़ाती मसले नहीं हो सकते क्या? अज़फरियन ने दांत पीसते हुए सोचा, और उसका यूं डांटे जाना अब बर्दाश्त से बाहर हो चला था। ऐसा भी किया कर दिया था। एकदम झटके से खड़ी हो, पेशानी पर शिकन अब अलीदान से भी गहरे थे। मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए नहीं बताया, नहीं उठाया आपको, अज़फरियन ने ऊंची आवाज में चीख कर कहा, जिस बात को वो इस पर जाहिर भी नहीं करना चाहती थी, अब चीख कर ऐलान कर रही थी। इसके सामने वो जो कुछ और डांटने के लिए बोलने ही वाला था एकदम से चुप हुआ। मैं को खुद को अक्लमंद नहीं समझती और आपको नहीं कहा था मैंने, मुझे बचा है। आप खुद कूदे थे जब वो भेड़िए मुझे उठाकर ले जा रहे थे। अब गुस्सा निकलाने की बारी उसकी थी। दांत पीसते हुए वो अलीदान से भी ऊंचा चीख रही थी। अलीदान अब बस घोर ही रहा था, पर वो तो जैसे फट पड़ी थी। अगर इतना ही बोझ हूँ तो क्यों ले लिए घूम रहे हैं? चाहे आप अकेले, जो होना हुआ मेरे साथ हो जाएगा। मौत आनी है ना एक दिन तो यही सही, वैसे भी मेरे गम में मुब्तला होने के लिए मेरा को नहीं इस दुनिया में। अज़फरियन ने इंसुहे के ज़ेर असर भारी होती आवाज में कहा, गुस्से से हाथ की पुश्त से गाल रगड़े और एक तरफ चल दी, जबकि वो वहीं खड़ा था। बालों को हाथ से पीछे किया। लभयन चे उसकी तरफ देखा, जो अब पीर पटखती एक तरफ जाकर अपनी शर्ट को और पैंट को हाथों की मदद से निचोड़ रही थी। समझती किया है, खुद को इतनी मदद की और अगर थोड़ा सा डांट दिया तो चार सुना दी। मुझे एहसान फरमोश कहीं कि अलीदान ने झटके से शर्ट उतारी और हाथों से निचोड़ कर एक तरफ दरख्त पर डाल दी। कुन अखियों से नाक फैलाकर अज़फरियन की तरफ देखा। दिमाग देखो मीडियम का और मैं हलकान हुआ जा रहा था उसके लिए। सर को तंजिया अंदाज में हुआ में मारा। वो अब पत्थरों पर एक तरफ मुनबिसूरे बैठी थी, जबकि अलीदान ने 4 मछलियां पकड़कर आग में पका है और फिर उन्हें बड़े बड़े पत्तों में रखकर टहनियों की मदद से बांध लिया। जिन पत्थरों से आग जला थी उन्हें भी पानी की बोतल के सामने वाली जेब में रखा। तीनों गन्स को उठाया और सारी चीजें समेटकर कंधे से लटका कर वो अब अज़फरियन के पास आया था, जो मुंह फैलाए सामने नदी में पास पड़े छोटे छोटे पत्थर उठा उठाकर फेंक रही थी। नजरें सामने किसी गैर मर नुक्ते पर जमा रखी थी। बाल अब सूख कर चमक रहे थे और हवा से उड़ कर रेशम के धागों की तरह उसके गुदाज गालों से टकरा रहे थे। चेहरा निखरा सा दमक रहा था, पर आंखें सूजी हुई थी, शायद पानी के लगातार उन पर पड़ने और रोने की वजह से वो रूठे से अंदाज में बैठी अब इससे बुरी तरह बेनियाजी बरत रही थी। इसकी सारी बातें बार बार जहन की दीवारों से टकरा रही थी। कितना दुख हुआ था दिल को ये सब सुनकर कि वो पछता रहा था उसको बचाकर, और अब इससे तंग भी आ चुका था। चुनू, अलीदान ने रूखे से लहजे में कहा, चेहरा सपाट था। अज़फरियन ऐसे बैठी थी जैसे कुछ सुना नहीं, बस पत्थर उठा उठाकर नदी में फेंक रही थी। अलीदान ने बगौर देखा, अब ऐसा भी किया, कह दिया, मैंने डर गया था उसे कुछ हो ना गया हो। अब दिल की इस अजीब सी बात को तो इस पर आश्कार नहीं कर सकता कि वो कितना घबरा गया था। इबर चढ़ाकर उसके चेहरे पर एक नज़र डाली और फिर गहरी सांस खारिज की। चिल्लू, अब ज्यादा नखरे मत करो। अज़फरियन का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती उठाने की सही की। अब की बार लहजा नरम था। हाथ छोड़ी, मेरा मैं खुद चली जाएगी, यहाँ से आगे को एहसान नहीं चाहिए आपका। अज़फरियन ने इसके हाथ को जोर से झटका और चेहरे का रुख मोड़ लिया। क्या समझता है, जब चाहा बुरी तरह इंसल्ट कर दी और अब आकर हक किस बात का जता रहा है? अज़फरियन के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। क्या समझता है, अकेली हूँ, कमज़ोर हूँ, तो इस फौलाद की मोहताज हूँ, अल्लाह है मेरे साथ। थोक निगल कर इंसुहे के गिले में अटके गोले को निगला। अलीदान ने घोर कर देखा, अब ये नखरे किस बात के हैं। पेशानी पर बिल डाले और फिर गुस्से से आगे चल पड़ा। कुछ देर अलीदान की पुश्त को घूरते रहने के बाद मुंह बिसोर कर उठी। कुछ देर इंतजार किया कि वो रुकेगा, पीछे मोड़ कर देखा, पर उसने तो एक दफा भी नहीं देखा। दिल में अजीब सा खौफ आया और उसके पीछे चल दी। वो तो तेज तेज चलना शुरू हो चुका था। अज़फरियन ने भी तेज तेज कदम अटे और उसके साथ कदम मिलाए। अंदाज खफा सा था। हालत दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी ही थी। इवज़त अदयान ने दरवाजे खोलते ही एक हाथ सोच बोर्ड पर रखा और खफीफ सी आवाज में इवज़गिल को पुकारा।
लाट के जलते ही कमरा रोशनी में नहा गया। उजगल सामने बेड पर नीम दराज थी। अदयान को देखकर जल्दी से आंखों के भीगे कोनों को हाथ की पुष्ट से रगड़ डाला। वो चित लेटी थी और आंखें छत पर गैर नुक्ते पर जिमी थीं। अदयान छोटे छोटे कदम उठाता अब बेड के बिल्कुल पास आ चुका था। गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। रू रू कर आंखें सोजिश लिए हुए थी, चेहरा जर्द हो रहा था। वैसे इतनी मोहब्बत करती है, ये दिल में टीस उठी। कितना दर्दनाक लम्हा था। वो अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत को किसी और के लिए यूं बेहाल होते हुए देख रहा था, और वो को और उसका अपना सका बेटा जिससे वो खुद भी बे इंतहा मोहब्बत करता था। वज़ उठो नीचे, चुल्लू खाना के मलाम से लहजे में कहता, थोड़ा सा इस पर झुका कि वज़ गिल वैसे ही साकिन सी गुमसिम सी लेटी थी। कुछ देर दोनों नफूस के दरमियान यूं ही खामोशी रही। मुझे भूख नहीं है, वज़गल की आहिस्ता सी आवाज़ ने खामोशी को ख़त्म किया। अदयान ने कमर पर हाथ रखे कुछ देर पर सोच अंदाज में उसे देखा और फिर उसके पास बेड पर बैठा। कमर का रुख थोड़ा सा मोड़ कर चेहरा उसकी तरफ घुमाया जो मुसलसल छत को घोर रही थी। देखो, हम सब पहले से ही बहुत परेशान हैं तुम्हें देखकर और हो रहे हैं, अदयान ने नरमी से समझाया। वो कल से कुछ नहीं खा रही थी, यूं ही कमरे में बंद थी। दरख्शां बेगम ने आज अदयान से गुजारिश की कि वो सिर्फ तुम्हारी बात मानती है, इसे आकर संभालो। और उसकी उस तरह की हालत सुनकर वो इससे दूरी बरतने के सारे इरादे बालाए ताक रखे इसके पास बैठा था। मुझे नहीं है भूख और तुम जाए यहाँ से प्लीज, इवज़गिल ने खफगी से कहा और करवट लेते हुए बाजू को आंखों पर धर लिया। अंदाज इससे भी खफगी बरतने वाला था। वजह शायद इस रात की डांट थी। नहीं, मैं नहीं जाएगा, उठो, चची का ख्याल करो, कुछ बहुत परेशान हैं। वो अदयान ने इस के बाजू को आंखों पर से हटाया और थोड़ी सख्ती बरती। सख्ती करने का इतना अलिफसर हुआ था कि वो उठकर बैठ चुकी थी। अदयान की तरफ देखा, वो भी कम परेशान नहीं था। अलीदान से वो भी बेपनाह मोहब्बत करता था। अदी, इवज़गिल ने आहिस्तगी से अदयान को पुकारा जबकि नज़रें हाथों पर जिमी थी। वो अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। हाँ बोलो। अदयान ने दिल की हालत को संभाला जो उसके यूं बेहाल होने पर खुद बेहाल हुआ जा रहा था। सब कुछ जानते बूझते हुए भी दिल इसके लिए हुमक रहा था। जब से होश संभाला था तब से इसे चाहा था, और कच्ची उम्र की मोहब्बत की जोड़ें तो रूह तक रसा पा चुकी होती हैं, उनको खिलने में सदियां बैठ जाती हैं। यहाँ तो अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे। अली ठीक होगा ना? उजगल ने इंसुहे को जब्त करती हुई घटी सी आवाज में पूछा। वो बचपन से ही अलीदान को अली और उसे अदी कहती थी। कुछ नहीं होगा बेको, बहुत जल्द वो हम सब के साथ होंगे इंशाअल्लाह, देखना तुम, अदयान ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा और उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर किया। उसकी नजरों का तसादुम होते ही दिल की हालत पर काबू पाते हुए मुस्करा कर देखा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? लब रोने के अंदाज में बाहर निकाले नम आंखों से वो सवाल कर रही थी, इससे जिसे उसकी आंख में एक आंसू भी अजीत में मुब्तला कर देता था। और अब तो वो कल से तकिया भिगो रही थी। वज़ल्ला ना करे ऐसा कुछ भी हो। तड़प कर उसकी बात की नफी की और सर को भी नफी में हिलाया। वो फिर से रो रही थी और रोते रोते सर अदयान के कंधे पर टका दिया। इसकी आंखों से निकलता गर्म गर्म सयाल कंधे को भिगो रहा था। देखो चची ठीक नहीं रहती और तुम्हारी वजह से और परेशान हो रही हैं, प्लीज उनका कुछ ख्याल करो, उठो, शाबाश। अदयान तड़प कर इससे दूर हुआ और खड़े होते हुए कहा। वो तो उसे दोस्त मानती थी, बहुत अच्छा दोस्त। इसके दिल में छुपी मोहब्बत से यकसर बेखबर। हम्मम तुम चुल्लू में आ रही हूँ नीचे। उजगल ने आंसू साफ किए और आहिस्तगी से कहती हूँ बेड से नीचे उतरी। अदयान ने चेहरे पर मौजूद कर्ब को छुपाया और मुस्करा दिया। गुड गर्ल, नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अदयान ने इसके गाल को थपका और फिर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भूख नहीं है मुझे, असफरियन ने खफगी से कहते हुए चेहरे के रुख को मोड़ लिया। वो मुसलसल 2 घंटे चले थे और अब एक दरख्त के साया में बैठे थे। दोपहर में गर्मी और हब्स के बढ़ने की वजह से अब चलना दुश्वार हो गया था और आज पिछले 2 दिन की निस्बत हब्स और घुटन ज्यादा थी। अलीदान ने पतों में पैक शुदा मछली निकालकर उसकी तरफ बुड़े। इतनी गर्मी में वो मुसलसल 2 दिन से मछली खा रहे थे और अब तो दिल भी उकताने लगा था।
और अलीदान से तो वो अब बात तक नहीं करना चाहती थी। नहीं खानी, ठीक है, मर्जी आपकी। अलीदान ने कंधे उचकाए और खुद बेनियाजी से खाने में मसरूफ हुआ। असफरियन ने घोर कर देखा कितना कठोर था वो। भूख तो इसे भी लगी थी। 2 घंटे चलना आसान नहीं था और उसके बाद कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं इसकी भी कोई जमानत नहीं थी। इसीलिए अक्कड़ को बालाए ताक रखा और पास पड़ी मछली को उठाकर खाने लगी। अलीदान ने कुन अखियों से देखा और फिर संजीदगी से खाने में मगन हुआ। नखरे किसे दुखा रही है मुझे, जिसने आज तक किसी के नखरे नहीं बर्दाश्त किए। अलीदान ने नाक फुलाया। सुने, कुछ पता भी है कहाँ जा रहे हैं, कब खत्म हो गए सब? में तंग हूँ, इस सब से थक हूँ, मुझे घर जाना है। अपने घटी सी आवाज में कहते इंसुहे के बेख्तियार उमड़ आने पर काबू पाते हुए अलीदान की तरफ देखा। अंदाज ऐसा था जैसे सारा कसूर अलीदान का हो। अलीदान पानी की बोतल को मुंह से लगाए पानी पीने में मसरूफ था। बोतल को हटाकर ढक्कन लगाया, भनवें सुकेड़ कर उसे घूरा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने है, सब कुछ मेरे हाथ में किया है और मैं को टार्जन थोड़ी ना हो। चल रहे हैं, एक सीट में कहीं तो पहुंचेंगे। अलीदान का लहजा बहुत रोके लिए हुए था। असफरियन ने मासूम सी सूरत बनी इसे देखा। वो कितना सख्त दिल था को एहसास नहीं था। कितना गलत सोचती रही इसके बारे में कि वो इतना ख्याल करता है इसका। वो उन्हीं सोचों में गुम चुपचाप बैठी थी जब यकायक बादल गिरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिस दरख्त के नीचे वो बैठे थे दफतना पानी जमा होने लगा था। उफ, ये बारिश कहाँ से होने लगी? अलीदान तेजी से उठा और दरख्त के तने की तरफ देखा। फिर असफरियन की तरफ देखा। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी कि रुको यहाँ। असफरियन को इशारा किया। वो तेजी से इसके पास आते ही इसे कमर से पकड़कर ऊपर चढ़ाया और फिर खुद भी सारा सामान समेटकर ऊपर चढ़ा। बारिश इतनी तेज थी कि दरख्त घने होने के बावजूद वो भीग रहे थे। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादल इतने ज्यादा गहरे थे कि दोपहर में भी अंधेरा हो गया था। इतने दिन से जो हब्स नुमा गर्मी थी इसका जोर टूटा था। शाद बारिश के साथ तूफानी हुआ चल रही थी। असफरियन ने टांगे समेट के चेहरे को इस पर टका और तने से टेक लगा। अचानक वो तड़प कर अपनी जगह से आगे हुई। दर्दनाक सी चीख गले से नमूदार हुई। क्या हुआ आपको? अलीदान ने जल्दी से टार्च जला जो हाथ में ही लिए बैठा था। इसकी चीख दिल दहला देने वाली थी। किसी चीज ने काटा है मुझे। वो कंधे को मसलते हुए आगे हुए, चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो जो आगे हुआ और गर्दन का रुख मोड़ कर पीछे देखा जहां पर उसी वक्त अलीदान टार्च लाइट की रोशनी डाले हुए था और साकिन बैठा था। सब्ज रंग का पतला सा पर बे इंतहा लंबा सांप दरख्त के तने से लिपटा आधा जिस्म हुआ में किए लहरा रहा था। सांप था अलीदान, वहां मुझे सांप ने काट लिया है। असफरियन ने घटी सी आवाज में लड़खड़ाते से लहजे में कहा। उसकी आंखें फटने की हद तक खिली थी जबकि अलीदान ने बर्क रफ्तारी से पास पड़ी बंदूक उठाकर सांप का निशाना दागा। सांप फटने जैसी सूरत में फार से नीचे गिरा दरख्त के तने पर। दूर दूर उसके खून के निशान और टुकड़े गिरे। अलीदान अब तेजी से असफरियन के पास खिसका जो अपनी शर्ट को कंधे से पीछे किए सांप के काटने की जगह देख रही थी। सांप ने बिल्कुल कंधे के ऊपर डसा था। वहां सुर्ख रंग के 2 धब्बे नमूदार थे। असफरियन का चेहरा एकदम से जर्द पड़ा। इसका शर्ट को पकड़ा हाथ ढीला हुआ और इससे पहले कि वो दरख्त से नीचे गिरती अलीदान उसे बाहों में थाम चुका था। सनसन रिलैक्स असफरियन, कुछ नहीं होगा। असफरियन का सर गोद में रखे उसके गाल टिपते पाए पर वो तो होश में नहीं थे। अलीदान ने परेशान सूरत बनी बंदूक को एक तरफ रखा। असफरियन जोर जोर से इसके गाल को थपका। समझ नहीं आ रही हुकूमत मान क्यों नहीं रही उनके मुतालिबात। मीर दिलावर ने कमरे में चक्कर लगाते हुए परेशानी से माथे पर हाथ फेरा। उनकी आज रात की फ्लाइट थी और इस वक्त पाकिस्तान के एक मायानाज लीडर के ऑफिस में मौजूद थे। कुछ लोग तो कह रहे हैं सुन गवांग फौज के हाथों हलाक हो गया है। अब अगर ये बात उन लोगों को बताते हैं तो वो एक ही दफा में बाकी सब लोगों को मार देंगे। सामने बैठे शख्स ने अफसोस भरे लहजे में कहा जिस पर मीर दिलावर ने तड़प कर देखा।
धुआं सा आंखों और दिल में भरने लगा था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ऑपरेशन का सोच रही है। ट्रेस इब्तो कर लिया है कि किस जगह उनको यरगमाल बनाकर रखा गया है। सिफदुर अजीज ने गहरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से सर टका। मीर दिलावर डेनी किसे अंदाज में पास पड़ी कुर्सी पर बैठे। टांगों से जान निकल रही थी। जवान औलाद की मोहब्बत क्या चीज़ होती है आज समझ आ रही थी। बस अल्लाह से दुआ करे दिलावर साहिब, सिफदुर ने धीमे से लहजे में तसल्ली दी और पास पड़े फ़ोन को उठाकर कान से लगाया।